वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 फरवरी 2022 और 3 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल जानकारी हमने यहां से आपको दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर ई के तहत ये वाला सेक्शन सही था उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी ये तीनों यहाँ पर सही। आपको ध्यान रखना डॉक्टर किरण वाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को अभी हाल ही में एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर था। और जितने लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। पूरे 2021 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। यहाँ पर 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है इसमें, जो कि सभी प्रश्नों का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ को तैयार करते समय पूर्ण सावधानी बरती गई और इसे बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के दृष्टिकोण से और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर इसका सही उत्तर होगा। आपको डिटेल में बता दूं कि हाल ही में भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भागलपुर वाटर टेस्टिंग लैब को केंद्र से मान्यता मिलने के बाद राज्य भर के जलापूर्ति योजना के तहत पानी की जांच होगी, जिसकी सभी रिपोर्ट देश और दुनिया में मानी जाएगी या फिर मानेगी। आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में भागलपुर वाटर टेस्टिंग लैब को कह सकते हैं देश स्तर की मान्यता दिया गया, फिर राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए भागलपुर की बात आई है, क्योंकि भागलपुर बिहार में एक जिला है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है भागलपुर एक प्रमंडल भी है बिहार में। बिहार को 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया, आप सभी जानते हैं। और इनमें से अगर हम बात करें सबसे छोटे प्रमंडल की, तो बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है इन 9 प्रमंडल में से भागलपुर, जिसके अंतर्गत मात्र 2 जिले हैं। ये 2 जिले हैं कौन कौन से, तो एक है भागलपुर, दूसरा है बांका। यहाँ पर आगे हमने लिखा कि भागलपुर प्रमंडल के बांका जिले में बिहार का दूसरा रोपवे, जो कि मंदार रोपवे है। आपको ध्यान रखना, जबकि हम पहले रोपवे की बात करें तो पहला रोपवे नालंदा जिले के राजगीर में है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना कि वर्तमान समय में बिहार में 2 रोपवे हैं, एक है नालंदा जिला के राजगीर में, जबकि दूसरा है बांका जिले के मंदार में। दोनों जानकारी ध्यान रखिए। अगला होगा यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर के समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह समझौता अभी हाल ही में बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच हुआ है। डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर साइट में लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में बिहार के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। आपको ध्यान रखना, यह समझौता अभी हाल ही में बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच में हुआ है। एक यहाँ पर आंकड़ा को ऐड किया गया कि बिहार के सभी 149, यानी कि आपको ध्यान रखना कि वर्तमान समय में बिहार में 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और इन सभी प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस समझौते की बात करें तो इस समझौते के अंतर्गत इस परियोजना से रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि इस परियोजना के तहत कुल 4606 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टाटा की बात आई है तो टाटा से रिलेटेड या फिर मिलते जुलते कुछ फैक्ट है। अगला वाला पॉइंट, ये पॉइंट है कि हाल ही में डीटीएच कंपनी टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले किया है, जो कि अभी हाल ही में खबरों में था। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, आई होप कि 1 से 2 दिन पहले का ही ये न्यूज जो कि मैंने आपको बताया था। टाटा प्ले के नाम से अब टाटा स्काई को जाना जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, टाटा प्ले ने भी हाल ही में या फिर कह सकते हैं टाटा स्काई ने भी हाल ही में नेटफ्लिक्स के भी साथ कह सकते हैं साझेदारी की है, तो ये भी ध्यान रखिए। और नेटफ्लिक्स जो है ये एक OTT प्लेटफॉर्म है। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा ये है कि हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए फिलो इंडियाटेक के साथ करार किया है। चलते अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अर्थात फरवरी 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। ये जो रिपोर्ट अभी हाल ही में फरवरी 2022 में आई है, यहाँ पे प्रश्न आपका बना है कि कोरोना संक्रमण या फिर कह सकते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है, या फिर कह सकते हैं बिहार किस स्थान पर है। आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस मामले में अपना बिहार 22वें स्थान पर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
देश भर में कोरोना के नए केस के मामले में बिहार का स्थान 22वां रहा है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में फरवरी 2022 में आई है। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि जबकि इस मामले में पहले केरल पहले, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, पहले स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। जबकि जो बिहार की रैंकिंग है यह है 22वां। आगे हमने यहाँ पे बिहार में कोरोना टीकाकरण के बारे में कुछ पॉइंट को ऐड किया है कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रितिका कुमारी को सबसे पहला टीका लगाया गया। आपको ध्यान रखना 3 फरवरी 2022 से बिहार में कह सकते हैं 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें बिहार में कोविड-19 टीकाकरण की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आता है ये वाला। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको इस सीरीज के अंतर्गत 2 से 3 बार इसकी जानकारी दिया है। यहाँ पर हमने लिखा कि हालांकि बिहार में 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, यानी कि पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी ये आपको ध्यान रखना 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है या फिर निर्णय लिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25% कह सकते हैं टैक्स में छूट देने का निर्णय अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको डिटेल में बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके तहत बिहार में अब नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार ने टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। ये आपको ध्यान रखना, नए वाहन की खरीद पर कह सकते हैं राज्य सरकार ने 25% तक का टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है और इस फैसले से एक और राज्य में प्रदूषण कम होगा, वह नई गाड़ियों के खरीद से राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगा। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, नई गाड़ी की जो खरीद होगी इसमें कह सकते हैं राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि तो होगी, लेकिन यहाँ पे प्रदूषण में भी कमी आएगी। अब यहाँ पर आपके मन में ये कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि राज्य सरकार के राजस्व में किस प्रकार वृद्धि होगी। जब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कितनी टैक्स में कमी की गई है, तो कमी करने के बावजूद भी मतलब किस प्रकार से इसमें वृद्धि होगी, तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना। अगले वाले पॉइंट को आप पहले पढ़िए। इस पॉइंट में हमने लिखा है कुछ दिनों पहले सरकार ने राज्य में 15 साल से अधिक पुरानी व्यावसायिक और 20 साल पुरानी निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपको ध्यान रखना, इससे कह सकते हैं प्रदूषण का स्तर जो है बड़े पैमाने पर बढ़ रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था जितने भी व्यावसायिक वाहन है ये 15 वर्ष से पुराने और साथ साथ 20 साल पुराने निजी वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया था। तो ऐसे में आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, पुरानी गाड़ी के जो मालिक होंगे वो नई गाड़ी खरीदने में इच्छुक होंगे। जब ये नई गाड़ी खरीदेंगे तो 25% कटौती के बाद भी सरकार के राजस्व में कह सकते हैं धन अर्जित होगा। तो ऐसे में राज्य सरकार को कह सकते हैं राजस्व की प्राप्ति होगी और वहीं पर पुरानी गाड़ी जब बंद होगी, नई गाड़ी बाजार में या कह सकते हैं मार्केट में या फिर रोड पे आएगी, तो ऐसे में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। पुरानी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है ये कह सकते हैं पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें, बिहार का पटना जिला यानी कि राजधानी जो है वायु प्रदूषण के मामले में राज्य में जिलों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताया था ओवरऑल श्रेणी में प्रदूषण की, तो मैंने आपको बताया था मुंगेर जिला सबसे अधिक प्रदूषित है। पूरे भारत में जो कह सकते हैं जिलों के आधार पर रैंकिंग हुई थी, उस आधार पर मुंगेर जिला को सबसे प्रदूषित जिला घोषित किया गया था। ये जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिया था। आई होप कि आपको ये याद होगा। चलते हैं आज के अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले जूलॉजिकल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। आपको डिटेल में बता दूं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश के पहले जूलॉजिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई है और इसे तैयार करने में लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस पार्क में नर्मदा की पौराणिक संस्कृति, म्यूजियम, लाइब्रेरी एवं यहाँ मिलने वाले डायनासोर के अंडे के अवशेष को रखा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने आगे लिखा कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, तो ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो प्रश्न बना है कि देश के पहले जूलॉजिकल पार्क का जो मतलब कह सकते हैं बनाए जाने की घोषणा की गई है, ये मध्य प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आज के छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने सैटेलाइट फोन कॉल का डाटा कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। ये अभी हाल ही में घोषणा किया गया और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 साल तक कह सकते हैं ये डेटा को सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको बता दूं कि सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरनेट के जरिए विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को कम से कम 2 साल तक के लिए सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया है। ये फैसला अभी हाल ही में आया है, तो आपको ध्यान रखना ये 2 साल कर दिया गया। पहले ये 1 साल था, इसकी सीमा को बढ़ाते हुए 2 साल किया गया है। हमने आगे लिखा कि दूरसंचार विभाग ने यह कदम पिछले दिसंबर यानी कि पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। पहले यह प्रावधान सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू किया जाता था या फिर लागू था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2 ईयर किया गया है। तो यह भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 2 साल इसे कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं जब बोलता हूं तभी आप लोग लाइक करते हैं, अपने मन से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जब मैं बोलता हूं तो वीडियो को लाइक 1000 निश्चित पहुंचता है, लेकिन मैं जब नहीं बोलता हूं तो आप लोग वीडियो को लाइक करते ही नहीं। तो हर दिन वीडियो को लाइक करना बोलना उतना उचित नहीं लगता। तो प्लीज़ आप लोग हर दिन इसी प्रकार से, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ये सारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अब चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में सरगुजा रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है। इसका राइट आंसर होगा अदानी समूह के द्वारा भी हाल ही में सरगुजा रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण किया गया है। डिटेल में आपको बता दूं कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने हाल ही में सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखा गया, हालांकि यह 1 अप्रैल 2021 के प्रभावित तिथि से ही लागू मानी जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2021 के प्रभावित तिथि से ही कह सकते हैं ये अधिग्रहण को लागू माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि इस अधिग्रहण के बाद लगभग 600 किलोमीटर के सभी रेल परिसंपत्तियों का संचालन अदानी ट्रांस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करेगी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अदानी पोर्ट्स लिमिटेड या फिर कह सकते हैं अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से या फिर अदानी समूह के माध्यम से जो कह सकते हैं सरगुजा रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण किया गया है। तो सरगुजा रेल कॉरिडोर के अंतर्गत कह सकते हैं रेलवे की 600 किलोमीटर तक की संपत्तियों का मतलब कह सकते हैं इस पर अधिकार हो गया है। 600 किलोमीटर के दायरे में जितने भी रेलवे स्टेशन है, जो भी पटरियां वगैरह है, सभी का संचालन अब अदानी समूह के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में इसका अधिग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अदानी समूह। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं सर इसका पीडीएफ फाइल हमें नहीं मिलता है। तो इस सीरीज का जो पीडीएफ फाइल आपको मिलता है ये आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। हालांकि पेड टेलीग्राम ग्रुप को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो पहले मेंबर रजिस्टर हैं उन्हीं को सिर्फ मिलेगा, वहां पर नया मेंबर को नहीं जोड़ा जा रहा है। हालांकि इसका पीडीएफ फाइल जो मिलेगा इस सीरीज का करंट अफेयर्स का, ये बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा डेली बेसिस पे। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, इसका जो क्विज वाला सेक्शन है ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो वहां से आप बिल्कुल निःशुल्क इस क्विज वाले सेक्शन में भाग ले सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, इस सीरीज का जितना वीडियो है करंट अफेयर्स का, ये सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा यही प्रयास रहता है कि जिस प्रकार से मैं दिन रात आपके साथ लगा हूं पिछले 2 वर्षों से, तो मैं ये चाहता हूं अधिक से अधिक लोगों की इससे हेल्प हो। आप लोग देख रहे हैं क्वालिटी किस प्रकार से, करंट अफेयर जिस प्रकार से मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ये आगामी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो बस आप एक गुरु दक्षिणा के रूप में ये कार्य कीजिए कि आप अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को मतलब ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जो लोग भी बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो उनको बताइए, यहाँ से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा जगह है। वो खुद ही डिसाइड करेंगे क्या यहाँ पर मतलब बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है या फिर नहीं। उसको किसी भी प्रकार की फोर्स नहीं करनी, वो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि करंट अफेयर्स का क्वालिटी बेस्ट मिलता है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बस आप इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहें, जिस प्रकार से आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट हमें दिखलाया है, इसी का परिणाम है कि हम लोग इतने दिनों से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो बस आप लोग इसी प्रकार से बने रहे, जिस प्रकार से बिहार एसआई और बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में प्रश्न आए हमारे सेट से, उसी प्रकार से 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इस चीज के लिए आप लोग यहाँ से श्योर रहे। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उसके सभी परीक्षाओं की करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं आपको यहाँ से बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। चलते हैं आज के अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कि हाल ही में पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था महिला सिंगल्स में, लेकिन यहाँ पे प्रश्न मिला है पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि महिला सिंगल्स की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने इस खिताब को जीता है।
डिटेल जानकारी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में वर्ष 2022 का पहला टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें कि स्पेन के राफेल नडाल ने खिताब जीतकर 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। ये आपको ध्यान रखना है, राफेल नडाल के कैरियर का ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो कि 2022 का ये पहला टेनिस टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने आगे लिखा कि राफेल नडाल का ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह दूसरा खिताब है और उन्होंने पहली बार इसे 2009 में जीता था। 21 खिताब में से अगर बात करें, 21 ग्रैंड स्लैम खिताब में से ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये दूसरा खिताब है राफेल नडाल का। इससे पहली बार इन्होंने इसे 2009 में जीता था। जबकि अगर महिला श्रेणी की बात करें तो जबकि महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी का सिंगल्स में यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन ओपन जीता था। ये कंप्लीट जानकारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद रखें। आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं सर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आप लोग नहीं डालते हैं, तो जब भी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर सामने आते हैं तो हम लोग जरूर ऐड करते हैं। तो पूरी सीरीज के साथ बने रहेंगे तभी आपको सभी चीज दिखेगा। अगर आप यहाँ पर एक दिन वीडियो देखेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ जो सीरीज चलता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। उस प्रकार से यहाँ पर हम आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं, तो सभी वीडियो को आपको देखना है। ये आधे घंटे का तकरीबन वीडियो होता है, 20 से 25 मिनट का। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसके माध्यम से आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स के लिए 24 घंटे में से अगर आप आधा घंटा भी समय निकालते हैं तो यहाँ से आप ये श्योर रहिए, बीपीएससी जैसे एग्जाम में अगर आपके 40 प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, मान के चलते हैं एवरेज अगर हम 40 प्रश्न के, तो इन 40 प्रश्नों में से आप श्योर रहिए 35 से अधिक प्रश्न यहाँ से आपका सही होगा। ये 100% मेरा आपसे वादा है, इस चीज़ के लिए श्योर रहिएगा। क्योंकि हमारी जो पकड़ है करंट अफेयर्स में, जिस प्रकार से मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। इस चीज़ का लिए श्योर रहिए आप लोग। अगला हमारा होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस 14 वर्षीय बच्ची ने ओडिशा ओपन का खिताब जीता है? ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्नति हुडा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर उन्नति हुडा को इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने साइड में लिखा कि 14 साल की उन्नति हुडा ने हाल ही में $75,000 के इनाम वाले ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। उन्नति सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ओडिशा ओपन की चर्चा हुई है। हालांकि इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिखा है कि पहली बार ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 25 जनवरी 2022 को जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में किया गया। उड़ीसा का एक शहर है कटक और यहीं पे इसका कर सकते हैं आयोजन किया गया 25 जनवरी 2022 को। और इस टूर्नामेंट में 17 देशों के करीब 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में विश्व के किस क्षेत्र में केनान नामक बर्फीले तूफान से 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं? ये अभी हाल ही की खबरों में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। किस क्षेत्र में? राइट आंसर होगा पूर्वी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि पूर्वी अमेरिका में बर्फीले तूफान केनान भारी तबाही मचा रहा है। इस तूफान का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बर्फीले तूफान का नाम है केनान, जो कि पूर्वी अमेरिका में भी हाल ही में आया और यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 7 करोड़ से अधिक लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे और लिखा गया, इस वजह से अब तक अमेरिका के 5 राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक 5 राज्यों में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि तूफान से लगभग 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और लगभग कह सकते हैं 1.17 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। तकरीबन कह सकते हैं 1.25 लाख घरों की बिजली गुल है। लेकिन हालांकि ये सारे पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, इस तूफान का नाम इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखना है तूफान किस क्षेत्र में आया है। तो ये पूर्वी अमेरिका में आया है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में जारी यूएन डेटा के अनुसार भारत की आबादी कितनी हो गई है? ये जो अभी आंकलन हुआ, इस आंकलन के आधार पर अगर हम बात करें तो 140 करोड़ से अधिक भारत की आबादी हो गई है। डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि हाल ही में जारी डाटा के अनुसार भारत की आबादी 140 करोड़ के पार हो गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें तो कुछ पॉइंट लिखा गया। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 133.9 करोड़ था, 2019 में 135.2 करोड़, 2020 में 136.6 करोड़, 2021 में 138 करोड़ तथा 2022 में 140 करोड़ से अधिक है। तो ये भी आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमने आगे लिखा कि इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आबादी चीन में है, जो कि कह सकते हैं 144.81 करोड़ है। चीन की औसत उम्र की अगर बात करें तो चीन में औसतन उम्र पे अगर हम ध्यान दें तो ये 38.5 साल, यानी कि 38.5 साल प्रत्येक व्यक्ति की उम्र है। लेकिन भारत में मात्र 28.5 कह सकते हैं, लगभग 28.4 साल ही प्रति व्यक्ति मतलब कह सकते हैं औसत उम्र है।
ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है 140 करोड़ भारत की आबादी है इस रिपोर्ट के अनुसार, और चीन की जो आबादी है 144 करोड़ है। यानी कि जो फासला ये बहुत कम है, यानी कि 4 करोड़ का ही अंतर है। और आपको ये ध्यान रखना आने वाले समय में कुछ ही सालों में कह सकते हैं, कुछ ही वर्षों में कह सकते हैं कि चीन जो है ये दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। यानी कि कह सकते हैं भारत जो है ये पहले पायदान पर पहुंचेगा पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में। ये वो दिन बहुत दूर नहीं, बहुत जल्द ही आने वाला है। भारत सरकार को चाहिए कि इस पर कई से कड़ी कानून लाया जाए और यहाँ पर कह सकते हैं जनसंख्या को यानी कि पॉपुलेशन को कम करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाया जाए। जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं, जिस प्रकार से पहले के जमाने में क्राइम होता था वो भी अब होने लगेगा। ठीक है, तो आबादी पे कंट्रोल करना, यहाँ से आपके प्रश्न बीपीएससी मेंस जैसे परीक्षाओं में भी बन सकते हैं। तो ऐसे बीपीएससी मेंस जैसे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आपको ये ध्यान रखना किसी हॉट टॉपिक पे, मान लीजिए अभी कह सकते हैं जो रिपोर्ट जारी हुआ, कह सकते हैं जो एक जो कह सकते हैं यूनियन बजट अभी पेश हुआ है, तो यूनियन बजट के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि यूनियन बजट 2022-23 जो पारित हुआ, आप इसके बारे में अपने राय दीजिए। तो इस तरह के चीज़ों को आप एस्से के माध्यम से यानी कि निबंध के माध्यम से आप लिखिए, समझिए। इस प्रकार से जो आपकी मेंस राइटिंग स्किल होगी वो बेहतर होगी, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यूनियन बजट की बात आई है, तो यूनियन बजट के बारे में एक जानकारी आपको दे दूँ। जो कल हमने वीडियो चैनल पर अपलोड किया था यूनियन बजट के बारे में, वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 32 क्वेश्चन के बाद से वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा का पूरा ब्लैंक दिख रहा था, वीडियो रुक सा गया था लेकिन ऑडियो चल रहा था। हालांकि वो दूसरा पार्ट में गड़बड़ी थी, वीडियो 2 सेक्शन में जारी हुआ था। तो वीडियो का जो दूसरा सेक्शन था वो कह सकते हैं बजट के इतिहास से संबंधित प्रश्नों का था। वो वीडियो आज शाम में आई होप कि अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। इस चीज़ का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं आज का यहाँ पर हम 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच साझेदारी हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्फोसिस के साथ अभी हाल ही में ये साझेदारी किया गया है। आपको बता दूं कि साइबर सुरक्षा को देखते हुए सेफ सिक्योरिटी और इन्फोसिस के बीच साझेदारी हुई है। इन्फोसिस की बात है तो इन्फोसिस की स्थापना जो हुई थी ये 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। तो इतनी सारी रिलेटेड जानकारी यहाँ से इन्फोसिस से संबंधित याद रखिए। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की, और आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया या फिर किस कंपनी के साथ समझौता किया है। डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल जानकारी कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और साथ साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए इस वाले पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।